दोस्तों, एक जवान औरत काशी के गंगा किनारे घाट पर सुसुक सुसुक कर रोने लगती है। गंगा किनारे खड़ा होकर वो ईश्वर से अपने पाप के लिए माफी मांगती है। कहती है, ईश्वर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? मेरे पति से थोड़ी सी लड़ाई तो हुई थी, इतने में मुझे क्या पता था कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। हो सके तो मुझे इस पाप से मुक्ति दे दे। वो औरत अपने साथ अपनी जवान बेटी को भी साथ लेकर आई थी। तो उसकी बेटी बोलती है, माँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये सारी बातें छोड़ो, चलो हम गंगा को करीब से देखते हैं, और वहां जाने के बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। माँ बेटी दोनों नदी के किनारे तट पर पहुंच जाती हैं। वहां पे वो एक नाविक को रोकती हैं। नाविक की उम्र ज्यादा होती है, तो लड़की नाविक को देखकर बहुत हैरत अंगेज से देखने लगती है और उसको घूरने लगती है। उसकी माँ भी उस नाविक को देखती है तो वो भी देखती ही रह जाती है। अब उस औरत की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रही थी और कह रही थी, हे ईश्वर, अब मुझे यकीन हो गया है, तू वाकई धरती पर है और तू गरीबों की सुनता जरूर है। आखिर दोस्तों, उसके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था? आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसे देखकर दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं और उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता? आइए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की। वहां पे एक पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम रमेश होता है, पत्नी का नाम शिल्पा होता है। उनकी एक 5 साल की बेटी थी जिसका नाम रूबी होता है। ये तीनों लोग परिवार में हंसी खुशी से रहते थे, मगर गरीब थे। रमेश इतना ज्यादा नहीं कमाता था जिससे वो अपने घर का खर्च भी चला सके और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई भी कर सके। इस वजह से उसके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। पति पत्नी में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। रमेश अपनी पत्नी को समझाता था कि देखो, मेरी कमाई इतनी ही है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पत्नी इस बात को नहीं मानती और वो हमेशा लड़ाई का मूड बनाए रखती थी। इस वजह से पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रमेश के माता पिता शहर में रहा करते थे, उसके बड़े भाई के पास। तो रमेश क्या करता है, अपने माता पिता से कभी कभार मिलने जाया करता है और अपने माता पिता से मिलकर आ जाया करता था। इसी तरीके से दोस्तों दिन गुजरते हैं। एक दिन की बात है, रमेश और उसकी पत्नी में लड़ाई होती है। रमेश नाराज होकर बोलता है कि मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूं और मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन वो अपनी बेटी से कहते हुए जाता है कि बेटी, मैं तुम्हारे दादा दादी से मिलने जा रहा हूं, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। क्योंकि रमेश के दिमाग में भी ऐसा नहीं था कि मैं जा तो रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। वो दोस्तों वहां से निकलता है और एक ट्रेन है जिसका नाम गायमेश्वरी है। उस ट्रेन में अपना टिकट बुक करता है और ट्रेन को पकड़कर निकल जाता है। अभी ट्रेन कुछ दूर पर पहुंचा था, तभी दोस्तों रमेश को एहसास होता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है और लगभग 4-5 डिब्बे पटरी के बगल में चल रहे हैं। ये दोस्तों घटना है 2010 की। जब ट्रेन पटरी से उतर जाती है, उसके बाद उधर से मालगाड़ी आती रहती है जो आकर इन डिब्बों से टकरा जाती है और बुरी तरीके से डिब्बे को इधर उधर कर देती है। काफी लोग जख्मी होते हैं और काफी लोग मौत के घाट चले जाते हैं। रमेश उस डिब्बे से किसी तरीके से कूदता है कि दूरी पे जाके गिरता है, जिससे इसको ज्यादा चोटें नहीं आई थी। अब ट्रेन हादसे में जो खबर थी वो सोशल मीडिया पर और टीवी के माध्यम से जगह जगह चारों तरफ फैल गई। सभी लोग इस हादसे को देखकर बहुत ही गमगीन थे। किसी का पिता जा चुका था, किसी का भाई जा चुका था, किसी की माँ जा चुकी थी, किसी की बहन जा चुके थे। उसमें बहुत से लोग घायल भी हुए थे और लगभग 150 से 170 लोग उसमें जो है मृत्यु हो गए थे। इधर घर में शिल्पा की बेटी बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में समाचार आता है कि इस ट्रेन से जा रही थी और रास्ते में डिब्बा ट्रेन से उतर गई। उतरने के बाद एक मालगाड़ी ने टक्कर मारा और ट्रेन की ऐसी की तैसी हो गई। उसमें काफी लोग मर चुके हैं। अब ये बात जैसे ही रूबी सुनती है तो वो भी घबरा सी जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पिता कौन सी गाड़ी पकड़कर अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो अपनी माँ को आवाज देती है। उसकी माँ भी वहां पे आती है
और जब ये न्यूज़ देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब माँ बेटी दोनों हादसे वाले जगह पर पहुंचती हैं और वहां पे एक एक व्यक्ति को देखना शुरू कर देती हैं, शायद इसमें रमेश हो। लेकिन जब लगभग लगभग सारी बॉडियों को देख लेती हैं, उसको रमेश का कोई पता नहीं चलता। वो जाके प्रशासन से भी मदद लेती हैं, तो प्रशासन कहता है जब तक उस व्यक्ति की डेड बॉडी मुझे नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति गया था या नहीं गया था, वो व्यक्ति मरा है या नहीं मरा है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब माँ बेटी दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करती हैं कि किसी तरीके से रमेश का पता चल जाए, लेकिन रमेश का पता नहीं चलता। इस तरीके से करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं। ये लोग पुलिस के चक्कर काटती रहती हैं, लेकिन इन लोगों को वही जवाब मिलता है कि देखिए मैडम, अभी हम लोगों को लाश नहीं मिली है, अभी हम लोगों को कोई खबर नहीं है, तो हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इसी बीच में सरकार घोषणा करती है कि जिनके भी परिवार के सदस्य मरे हुए हैं इस हादसे में, उनके परिवार को 12-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, इन लोगों को पैसे की लालच नहीं थी, केवल ये इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है रमेश कहीं गिर गया हो या कहीं चोट लगी हो, कुछ तो उसकी खबर मिले। लेकिन माँ शिल्पा थी, वो अपनी जवान बेटी को, जिसकी उम्र करीब 18 साल हो चुकी थी, उसको लेकर कब तक इंतजार करती। समय बीतता जाता है और जब 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो वो पुलिस वालों से जाके कह देती है कि देखिए सर, अगर मेरे पति का कुछ भी पता चलेगा तो आप मुझे बता जरूर दीजिएगा, मैं घर पर इंतजार करूंगी कि हो सकता है किसी तरीके से मेरे पति मुझे मिल जाए। ये कहकर शिल्पा अपनी बेटी को लेकर घर पे चली आती है। घर पे मातम सा छाया रहता है। इनके इतने रिश्तेदार भी नहीं थे जो समझदार हों और जाके इनके जो है आगे पीछे घूमकर और इस बात का पता लगाएं। तो घर में एकदम मातम का माहौल था और ये लोग रोने बिलखने में हमेशा रहा करती हैं। कभी रोते रोते सो जाया करती, कभी खाना बनता, कभी नहीं बनता। इस तरीके से दोस्तों दिन गुजरते हैं और दिन गुजरते गुजरते महीने में बदल जाते हैं, महीने बदलते बदलते साल में बदल जाते हैं, लेकिन रमेश का कुछ पता जता नहीं चलता। इस बीच में रमेश की पत्नी शिल्पा कहती है कि बेटी, कब तक इंतजार करेंगे, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो जरूर आते, तुम परेशान ना हो, मैं किसी के घर मजदूरी कर लूंगी, किसी का झाड़ू पोछा बर्तन कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी जरूर, तुम्हारी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पिता तो हमारा साथ छोड़कर जा चुके, मुझे नहीं पता था कि मेरा कहा उनको इस तरह से लेकर मौत के घाट चला जाएगा, जिसके बाद वो दोबारा कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मैंने तो सोचा था जिस तरीके से नाराज होकर वो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे ही वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इस बार जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। खैर, तुम चिंता ना करो, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगी जरूर। बेटी भी दोस्तों पढ़ने लिखने में होशियार थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं मन से पढ़ूंगी और कोई पोस्ट हासिल कर लूंगी तो हमारे घर की स्थिति भी सुधर जाएगी। और वैसे भी हम यहाँ पे दादा दादी को भी ला नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति वैसे ही इतनी नाजुक है कि हम अपना पेट नहीं पाल सकते, तो उनकी परवरिश किस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों रूबी पढ़ने लगती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। इस तरीके से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। तब दोस्तों उसे पता चलता है कि कुछ तैयारी करनी होती है और कुछ एग्जाम देने होते हैं, जिसके बाद वो कोई ना कोई पोस्ट हासिल कर लेती है। तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाती है। सुबह सुबह रोजाना दौड़ती रहती और खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर कर एक टेस्ट देती है और उसमें वो सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों वो अब दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद उसको एक जगह की पोस्टिंग मिल जाती है और वो बहुत ही मेहनत से काम करती है। अब इसका जो घर था वो बहुत ही मजबूरी में बीत रहा था। दरोगा बनने के बाद घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाती है। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, मैं चाहती हूँ अब मैं तुम्हारी शादी कर दूं। बेटी बोलती है, माँ, पिताजी तो हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। मैं पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी में तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। इस बात को सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बेटी से कहती, बेटी, मुझे तुम पर नाज है कि तू हमारी फिक्र इतना ज्यादा करती है, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है। मैं तुम्हारी इस तरह की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती केवल अपने स्वार्थ के लिए। बेटी कहती है, चलो इस बारे में हम बात में करेंगे, अभी फिलहाल तुम अच्छे से रहो। अब दोस्तों दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन शिल्पा अपनी बेटी से कहती है, बेटी,
मेरी इच्छा हो रही है कि मैं काशी जाऊं और वहां पे गंगा स्नान कर लूं। गंगा स्नान करने के बाद जो भी मेरे अंदर का पाप है शायद वो कम हो जाए, मुझे सुकून हासिल हो। इस पर बेटी रूबी बोलती है, माँ इसमें कौन सी दिक्कत है, आज कहो आज चलते हैं। तो माँ बोलती है, बेटी जब तुम्हें समय मिले तुम चलना जरूर। रूबी एक दिन छुट्टी लेती है और माँ बेटी दोनों काशी पहुंच जाती हैं और वहां एक तट पर खड़े होकर गंगा को निहारने लगती हैं। वहीं तट पर खड़े होकर शिल्पा पूरब की तरफ मुंह करके रोने लगती है और अपने पापों की दुहाई देती है कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मेरे पति इस दुनिया से जा चुके और आज तक मुझे फिर पति का प्यार नसीब नहीं हुआ। मेरी ये बेटी है, इसे बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। काश मैंने उस दिन जो है उनसे लड़ाई ना की होती तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। इस पर रूबी उस माँ को समझाती है और कहती है, माँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम इसका दोष ना दो, विधाता का यही विधान था। अगर तुम लड़ाई नहीं भी करती तब भी अगर पापा को जाना होता तो वो चले ही जाते, क्योंकि जिसके साथ जब जो होना है वो होकर रहेगा, इस पर किसी का कोई भी बस नहीं चलता। और माँ एक काम करो, चलो चला जाए गंगा में, नाव से टहलने चला जाए, गंगा को और करीब से देखा जाए, और वहां पे चलोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। शिल्पा अपनी बेटी की बात मान जाती है और बेटी के साथ गंगा के तट के किनारे पहुंच जाती है। वहां पे रूबी एक नाविक को रोकती है और बोलती है, भैया आप हमें नाव में बिठाकर गंगा की सैर करा देंगे, क्योंकि हम लोग गंगा को बहुत करीब से देखना चाहते हैं। नाविक थोड़ा दूर था और सूरज की रोशनी माँ बेटी के ऊपर सीधी पड़ रही थी, इस वजह से वो नाविक को सही से पहचान नहीं पा रहे थे। जब नाविक थोड़ा सा करीब आता है तो रूबी उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और कहती है, माँ ये देखो। अब उसकी माँ भी उस नाविक की तरफ देखने लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे ईश्वर मुझे यकीन है कि तू है। आज मुझे पता चल गया, जब इस चमत्कार को मैंने देखा, मेरे सामने मेरे पति को ही लाके खड़ा कर दिया। अब वो पूछती है कि क्या तुम रमेश ही हो? तो नाविक बोलता है, नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं रमेश नहीं हूं। शिल्पा कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नाव से बाहर आओ और देखो, इतने दिन तुम कहाँ थे? तुम्हारी बेटी दरोगा बन चुकी है और यहाँ पे आई है। तुम्हें पता है हम लोगों ने कैसे कैसे जिंदगी व्यतीत की? तुम झूठ मत बोलो। कौन सा वजह है जिसकी वजह से तुम झूठ बोल रही हो? रमेश कहता, मैडम आपको गलत फहमी हुई है, मैं रमेश नहीं हूं। इस पर रूबी बोल पड़ती है, पिताजी क्या आप मुझे नहीं पहचानते? अब मैं दरोगा बन चुकी हूं। इस पर रमेश कहता है, क्या तुम दरोगा बन गई हो? अभी इतना ही कहना होता है कि रूबी तुरंत बोल पड़ती है कि एक पिता ही होता है कि उसकी बेटी अगर कामयाब हो तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होती है, और ये मेरे पिता ही हैं। एक दरोगा की नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इस बात को सुनकर रमेश नजरें झुका लेता है और कुछ कह नहीं पाता। तब शिल्पा कहती है कि तुमने नजरें क्यों झुका ली? रमेश कहता है, क्या कहूं अब मैं? शिल्पा कहती है, क्यों? अगर मेरे पति ही हो तो इतने दिन तुम्हें ख्याल नहीं रहा कि तुम्हारी पत्नी और बेटी किस तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, किस किस हालातों से गुजरकर मैंने इसको दरोगा की पढ़ाई कराई और आईएएस तुम्हारे सामने खड़ी है। एक बार भी तुम मुड़कर देख नहीं सकते थे कि मेरी पत्नी और बेटी किस तरीके से जी रही हैं, क्या खा रही हैं, कैसे रह रही हैं, क्या उन पे मुसीबतें आ रही हैं? तुमको एक बार भी इसकी चिंता नहीं आई? रमेश बोलता है, इसकी चिंता तो मुझे आई थी, लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आ ना सका। शिल्पा बोलती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमको तुम्हारी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए रोक दी? रमेश कहने लगता है कि जब वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद मैं उससे कूद गया और कूद के कुछ दूरी पे गिरा, उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की चोटें आई थी, वहां से मैं गया इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के दौरान टीवी पे मैंने न्यूज देखा कि जिनके परिवार के अगर कोई भी सदस्य मृत्यु हो गया है, उनके परिवार को 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो रमेश ने सोचा, वैसे ही मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती ही है, चलो इसी बहाने अगर 12 लाख रुपए मिल जाएंगे तो लोग आराम से हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, मेरा होना ना होना क्या फर्क पड़ता है।
शिल्पा कहती है, मैं मानती हूँ तुम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो, लेकिन इतने गंवार कैसे हो गए? मैं वहां पे गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा, मैडम जब तक आपके पति का शव नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और यही सही भी है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि कौन गया है कौन नहीं गया है। टिकट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि टिकट तो तुम्हारी पॉकेट में था और वो रजिस्टर में केवल मिल रहा था। उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मरा है कोई या घायल है या कहीं बीच में ही उतर गया है। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कहाँ तक पहुंचा है। इस वजह से हम लोगों को कोई भी पैसे नहीं मिले। और तुम्हें पता है, मैं लोगों के घर बर्तन मांज कर झाड़ू पोछा कर करके अपनी बेटी को पढ़ाकर फिर दरोगा बनाई हूँ। दोस्तों, रमेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। कहता है, इतना बड़ा मुझसे बेवकूफपना हो गया, मुझे ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि जब तक शव नहीं मिलेगा तब तक उसकी जो है शिनाख्त नहीं हो सकती, तब तक कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले। अब सभी लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। शिल्पा कहती है, चलो जो हुआ सो हुआ, अब उस बात को छोड़ो, अब तुम मेरे साथ चलो, घर पे रहना, यहाँ तुम्हें नाविक की कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रमेश को इतना लगाव हो गया था। रमेश कह रहा था, मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन ज्यादा समय वहां पे रुकूंगा नहीं, मैं यहीं पे फिर आ जाऊंगा। शिल्पा इस बात के लिए मान जाती है। रमेश और शिल्पा और रूबी तीनों लोग घर जाते हैं। उसके बाद रमेश अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है, एक अच्छे परिवार में करता है। और उसके बाद अपनी पत्नी शिल्पा को लेकर फिर से काशी पे गंगा तट पर आ जाता है और वहीं पे रहने लगते हैं। रमेश दिन भर नाव चलाता है और उसी से उसके घर का भरण पोषण होता है, पेट पर्दा चलता है। रूबी भी कभी कभार मिलने चली आती है। इस तरीके से दोस्तों सबकी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का यही मतलब था कि देखिए, जिंदगी में सुख और दुख सबके आने हैं, कभी भी उससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ऐसे पहलू हैं, अगर किसी की जिंदगी में दुख आता है तो सुख आएगा ही आएगा, अगर अंधेरा आया है तो रोशनी जरूर ही आएगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर एक परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको कहानी बहुत अच्छी लगी हो। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।